गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन 11th इंग्लिश मीडियम में हॉर्टिकल्चर का पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। हॉर्टिकल्चर के पोर्शन में अपन ने ओलेरीकल्चर अपन शुरू करने वाले हैं। ओलेरीकल्चर हॉर्टिकल्चर का एक पार्ट है, अपन ने पढ़ा था हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर और ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर का मतलब ओलेरीकल्चर ए वर्ड कम फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। In this subject study only vegetable crops like tomato, potato, ladyfinger, okra etc. वेजिटेबल पढ़ने से पहले बच्चों अपन को पता होना चाहिए कि वेजिटेबल की इम्पोर्टेंस क्या है। वेजिटेबल्स का मतलब है, वेजिटेबल को प्रिवेंशन फूड भी कहा जाता है, सब्जियों को रक्षक भोजन कहा जाता है या प्रिवेंशन फूड कहा जाता है। बिकॉज ऑल वेजिटेबल्स गुड सोर्स ऑफ विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लेस या अपन ये कह सकते हैं कि फैट को छोड़ करके जितने मिनरल्स होते हैं उनका अच्छा सोर्स होते हैं। वेजिटेबल्स अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट जो है प्रोटीन की, विटामिन की, मिनरल्स की, इनकी सप्लाई करते हैं। कुछ वेजिटेबल्स जैसे अपन टोमेटो की बात करें तो जितनी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें से सबसे बिगेस्ट सोर्स है विटामिन सी का। और विटामिन सी से जो डिजीज़ होती हैं, आपने 10th क्लास में आप ये चीज़ें पढ़ के आए हो कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, बी की कमी से कौन सा रोग होता है, या विटामिन की इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, ये बातें आपने पढ़ी हैं। तो विटामिन इंपॉर्टेंस के अब अपन पढ़ने वाले हैं सोर्सेज, कौन से विटामिन का सोर्स, कौन सी वेजिटेबल है, कौन सा फ्रूट है, इस फ्रूट को क्यों खाना चाहिए, इसकी कल्टीवेशन अपन को कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ें। यदि अपन ICMR की बात करें, ICMR के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन में, एक दिन में 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए, रिक्वायरमेंट होती है उसकी। या अपने कह सकते हैं कि आहार विशेषज्ञों अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। अब 300 ग्राम सब्जी का मतलब कच्ची सब्जी, बनी हुई सब्जी नहीं, कहीं आप 2 आलू डाल करके 500 ग्राम बना लोगे, ऐसा नहीं होता है। कच्ची सब्जियां हैं वो 300 ग्राम खानी चाहिए। उसके बाद यदि अपन बात करें बच्चों कि इंडिया है वो 2nd पोजीशन पर है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। हालांकि कुछ वेजिटेबल में 1st पोजीशन पर है, जैसे अपन बात करें भिंडी, ओकरा या लेडी फिंगर या एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस की, तो उसमें इंडिया 1st पोजीशन पर है केवल एक सब्जी के अंदर। जबकि और सब्जियों में सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स में है वो चाइना 1st पोजीशन पर है और उसके बाद इंडिया 1st पोजीशन पर है। यदि अपन बात करें इंडिया के अंदर एक व्यक्ति को एक दिन में केवल 250 ग्राम सब्जियां ही मिल पाती हैं, इतनी जितनी यानी उपलब्धता है, ये अवेलेबिलिटी कितनी है, 250 ग्राम वेजिटेबल्स की है। और राजस्थान की यदि अपन बात करें तो राजस्थान में केवल 55 ग्राम है, इतनी प्रोडक्शन नहीं होती अपने यहाँ जितनी पॉपुलेशन है। यदि राजस्थान के प्रत्येक अपन बात करें प्रत्येक व्यक्ति की, तो एक दिन में केवल 55 ग्राम सब्जियां उपलब्ध हो पाती हैं, जबकि रिक्वायरमेंट कितने की है, 300 ग्राम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को एक दिन में कितनी सब्जियां खानी चाहिए, 300 ग्राम सब्जी खानी चाहिए। दूसरी यदि अपन बात करें कि इंडिया में उत्तर प्रदेश 1st पोजीशन पर, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश यूपी दोनों, वेस्ट बंगाल 1st पोजीशन पे और यूपी 2nd पोजीशन पे है वेजिटेबल प्रोडक्शन में। जबकि राजस्थान में है वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट है वो वेजिटेबल प्रोडक्शन में 1st पोजीशन पर है। उसके बाद यदि अपन बात करें बच्चों कि ये तो अपन ने पढ़ाई है कि वेजिटेबल और जो गुड सोर्सेज हैं, इसके साथ साथ इनको प्रिवेंशन ऑफ फूड भी कहा जाता है। अब बच्चों कौन सी सब्जी किसका सोर्सेज है, उस सब्जी की अपन खेती कैसे करेंगे, इन सब की अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अपन पढ़ें टोमेटो। टोमेटो का साइंटिफिक नेम या टोमेटो का साइंटिफिक नेम है लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटम एल। नेटिव प्लेस मेक्सिको, पेरू और फैमिली सोलेनेसी। द साइंटिफिक नेम ऑफ टोमेटो इज लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटम एल। नेटिव प्लेस पेरू, मेक्सिको या अपन कह सकते हैं अमेरिका, और बिलोंग फ्रॉम सोलेनेसी फैमिली। एंड इम्पोर्टेंस गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड गुड सोर्सेज ऑफ वाटर। लाइकोपर्सिन एस्कुलेंटम एल। अदर इम्पोर्टेंस की यदि अपन बात करें तो अभी अपन ने पढ़ा कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड गुड कॉन्टिनेंट परसेंटेज ऑफ साइट्रिक एसिड और टोमेटिन एल्केलाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है।
साइट्रिक एसिड और टोमेटिन एल्केलाइड भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। टमाटर का जो लाल रंग है वो लाइकोपिन के कारण होता है। उसके बाद बच्चों अपन यदि क्लाइमेट की बात करें तो अपन ने पहले चैप्टर में अपन ने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। तो ये प्लांट है वो डे न्यूट्रल प्लांट है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि इट्स कल्टीवेशन पॉसिबल इन 3 सीजन इन 1 ईयर। न्यूट्रल डे प्लांट होने का फ़ायदा यही है कि इसको एक साल के अंदर तीनों ऋतु में उगाया जा सकता है। इसके ऊपर लाइट ड्यूरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लगभग सभी प्रकार की जलवायु इसके लिए क्लाइमेट, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल फॉर टोमेटो कल्टीवेशन एंड स्पेशली 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सुटेबल फॉर मेकिंग लाइकोपेन। या टमाटर का रंग लाल, अपन ने पढ़ा टमाटर का रंग लाल है वो लाइकोपिन के कारण होता है। और लाइकोपिन अच्छा कब बनेगा? जब क्लाइमेट के अंदर टेम्परेचर कंडीशन है वो 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि ये टोमेटो ए न्यूट्रल डे प्लांट, ऑल क्लाइमेटिक कंडीशन इज सुटेबल बट 21 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सुटेबल फॉर मेकिंग लाइकोपिन। या टमाटर को लाल होने के लिए 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें बच्चों सॉइल की, सॉइल रिक्वायरमेंट, तो अपन ये कह सकते हैं कि सैंड टू लोम सॉइल या सैंडी टू लोमी सॉइल इज सुटेबल फॉर टोमेटो कल्टीवेशन। सॉइल टेम्परेचर रेंज इज 5.5 to 7.5 मिड। सुटेबल pH रेंज इज 5.5 to 7.5 इज मिड। गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड गुड ऑर्गेनिक मैटर परसेंटेज इन सॉइल। या अपन ये कह सकते हैं कि भूमि का pH मान 5.5 से 7.5 के मध्य हो। इसके साथ साथ जल निकास, गुड वाटर ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन सॉइल, जीवांश पदार्थ की मात्रा हो उपयुक्त होनी चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट यदि अपन बात करें इसकी टाइम ऑफ सोविंग, बुआई का समय है, कितनी बीज अपन को काम में लेनी है, तो ये सब कच्चे पौधों में आते हैं। कच्चे पौधे का मतलब होता है बच्चों पौधों की बुआई है वो, सब्जियों की बुआई 2 तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट सोविंग और एक सोविंग आफ्टर नर्सरी प्रिपरेशन। पहले उनकी नर्सरी तैयार की जाती है। जैसे अपन बात करें कि चिल्ली है, टोमेटो है, ब्रेंजिल है, इन सब की पहले अपन नर्सरी प्रिपेयर करते हैं। और कुछ फसलें जैसे अपन बात करें भिंडी, तो भिंडी की डायरेक्ट सोविंग करते हैं नर्सरी प्रिपेयर न करके। तो जिन फसलों की नर्सरी तैयार की जाती है पहले, उनको अपन कच्चे पौधे के नाम से जानते हैं। और जिनकी डायरेक्ट सोविंग की जाती है वो उनको अपन सीधी बुआई के नाम से या डायरेक्ट सोविंग के नाम से जानते हैं। जैसे भिंडी है उसकी डायरेक्ट सोविंग होती है, जबकि ओनियन है, टोमेटो है, चिली है, ब्रेंजिल है, इनकी पहले सॉइल प्रिपरेशन होती है, पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो अपन बात करेंगे नर्सरी तैयार करने का टाइम क्या है, कितना बीज अपन को काम में लेना है, और बीज काम में लेने के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग कब करनी है, इन सब के बारे में। जैसे टोमेटो की सोविंग है वो 3 सीजन में की जा सकती है 1 ईयर में। जैसे अपन ये बात करें कि 3 सीजन का मतलब है रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया और समर सीजन हो गया। अब इन तीनों के लिए सबसे पहले नर्सरी एरिया क्या होगा, नर्सरी एरिया रिक्वायरमेंट कितनी होगी, तो अपन ये कह सकते हैं कि 250 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर। 1 हेक्टर में सोविंग करने के लिए अपन को नर्सरी कितने एरिया में तैयार करनी होगी, 250 मीटर स्क्वायर। अब हेक्टर की बात आती है बच्चों, तो 1 हेक्टर का मतलब होता है 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर। और 1 बीघा आपने नाम सुना होगा, 1 बीघा का मतलब होता है 2500 मीटर स्क्वायर। यदि अब अपन पढ़ें कि 1 हेक्टर में कितने बीघा होते हैं, तो 1 हेक्टर का मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर, 1 बीघा का मतलब 2500 मीटर स्क्वायर। तो 10,000 में 2500 का भाग अपन दे देंगे तो आ जाएगा 4 बीघा, यानी 1 हेक्टर का मतलब 4 बीघा है। अब बच्चों ये किसी के क्षेत्र में छोटे और बड़े हो सकते हैं। राजस्थान के लगभग सभी जिलों की और कुछ तहसीलों की सबकी बीघा छोटी और बड़ी है। तो यहाँ 4 बीघा 1 हेक्टर का मतलब है पक्के बीघा, कहीं कच्चे बीघा होते हैं यानी छोटे बीघा भी होते हैं। तो इस चीज़ को आपको माइंड में नहीं लेना है। 1 बीघा 4 बीघा का मतलब 1 हेक्टर है। तो अपन ने 10,000 मीटर स्क्वायर के लिए टोमेटो की नर्सरी कितने एरिया में प्रिपेयर करेंगे,
250 मीटर स्क्वायर में। अब इस 250 मीटर स्क्वायर के लिए सीड रेट क्या होगी? नॉर्मल वेराइटी है, नॉर्मल वेराइटीज के लिए अपन ये कह सकते हैं कि 400 टू 500 ग्राम पर हेक्टर। यदि हाइब्रिड वेराइटी हैं, यदि हाइब्रिड वेराइटी हैं तो 120 टू 150 ग्राम पर हेक्टर। अब बच्चों अपन को नर्सरी के लिए भी अपन क्या करेंगे, पहले सॉइल ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि वेजिटेबल्स के अंदर और मोस्टली जिनकी पहले नर्सरी प्रिपेयर होती है उनमें फंगल का इफेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है या फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, फार्मलिन से पहले नर्सरी के एरिया को स्टरलाइज करेंगे या ट्रीट करेंगे, और उसके बाद सीड ट्रीटमेंट करेंगे। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि थायरम या कैप्टान 50 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से लेकर के पहले सीड ट्रीटमेंट करेंगे, उसके बाद में नर्सरी के अंदर सोविंग करेंगे। अब नर्सरी का एरिया अपन ने पढ़ा 250 मीटर स्क्वायर पर हेक्टर, और सीड रेट 400 टू 500 ग्राम नॉर्मल वेराइटीज़ के लिए है, और 120 टू 150 ग्राम हाइब्रिड वेराइटीज़ के लिए है। और आफ्टर सॉइल ट्रीटमेंट इनकी सोविंग कर देंगे। सोविंग करने के लगभग 30 टू 35 डेज, या अपन ये कह सकते हैं कि 4 टू 5 वीक ट्रांसप्लांटिंग का टाइम। नर्सरी से जब ट्रांसप्लांटिंग करेंगे, ट्रांसप्लांटिंग का मतलब है मैन क्रॉप की सोविंग करना, कहाँ से नर्सरी से प्लांट को उठाना है और मैन जो फार्म है, मैन जो क्रॉप है वहाँ अपन को सोविंग करनी है। अब नर्सरी में बुआई करने के बाद 4 टू 5 वीक आफ्टर सोविंग इन नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग का ऑप्टिमम टाइम होता है। या अपन ये कह सकते हैं कि 4 से 5 नंबर ऑफ लीफ, पौधों के ऊपर 4 से 5 पत्तियाँ आ जाएं जो सीडलिंग प्लांट है उनके ऊपर, या फिर अपन ये कहें कि 8 से 10 सेंटीमीटर उनकी हाइट हो जाए, उसके बाद अपन को सोविंग कर देनी है। अब सोविंग करने के बाद प्रॉब्लम क्या क्या आती है, पहले अपन खेत को तैयार करते हैं। खेत को तैयार करेंगे तो अपन को गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, इन सब की पूर्ति करनी होती है खेत के अंदर। तो यहाँ खेत की तैयारी, सॉइल प्रिपरेशन, यहाँ खेत की तैयारी या सॉइल प्रिपरेशन का मतलब है पहले अपन अच्छी तरह 2 या 3 टिलेज हेरों से, कल्टीवेटर से 2 या 3 बार गहरी जुताई करेंगे। खाद व उर्वरक, सब्जियों के लिए 20 से 25 टन FIM की रिक्वायरमेंट होती है। FIM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद। गोबर की खाद का सही सटीक नाम होता है FIM या फार्म यार्ड मैन्योर, परंतु भारत में इसको गोबर की खाद बोलते हैं क्योंकि भारत में गोबर का ही उपयोग अधिकतम होता है। जबकि गोबर की खाद 3 चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एक गोबर यानी डंग, दूसरा फार्म लिटर यानी जहाँ पशुशाला के अंदर जिस पर पशु बैठता है उसको अपन फार्म लिटर बोलते हैं, और तीसरा होता है यूरेन, एनिमल यूरेन का भी यूज होता है। तीनों को मिलाकर के गोबर की खाद बनती है जिसको अपन FIM के नाम से जानते हैं। परंतु इंडिया में अधिकतर जो किसान है वो केवल डंग का यूज करते हैं, केवल गोबर का यूज करते हैं, इसलिए इसको अपन गोबर की खाद के नाम से ही जानते हैं। तो अपन को कितनी काम में लेनी, या तो वर्मी कंपोस्ट या FIM 20 to 25 टन पर हेक्टर। उसके बाद यहाँ अपन नाइट्रोजन काम में ले सकते हैं टोमेटो के लिए 80:60:40, 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, यूरिया का यूज करेंगे। नाइट्रोजन का सबसे जो बिगेस्ट सोर्स है वो यूरिया है। यहाँ अपन फॉस्फोरस के लिए बात करें तो यहाँ अपन SSP सिंगल सुपर फास्फेट का यूज कर सकते हैं, और पोटास के लिए अपन म्यूरेट ऑफ पोटास, यानी मार्केट के अंदर अपन को फर्टिलाइजर लाने होंगे। यूँ नहीं कि अपन दुकान वाले को जाके कहते हैं भाई साहब 5 किलो नाइट्रोजन देना, ऐसे नहीं मिलेगी, अपन को यूरिया ही खरीदनी पड़ेगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि गुड कंटेनेंट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, यूरिया फर्टिलाइजर है। DAP का, इसका फॉस्फोरस का सोर्स है वो SSP सिंगल सुपर फास्फेट है, और पोटास का सोर्स है वो MOP है। अब बच्चों एप्लीकेशन मेथड क्या है, एप्लीकेशन मेथड है जब अपन सॉइल प्रिपरेशन करें तो गोबर की खाद के साथ साथ
पूरे पोटास की मात्रा और पूरे फॉस्फोरस की मात्रा अपन को एक साथ देनी है खेत के अंदर, जबकि नाइट्रोजन को अपन 1/3 भाग में देंगे, क्योंकि नाइट्रोजन है ज़्यादा सॉल्युबल फर्टिलाइजर है, और सॉल्युबल फर्टिलाइजर होने की वजह से क्या होगा कि जल्दी घुल जाती है और नीचे के संस्तरों में जल के साथ चली जाती है। इसलिए अपन नाइट्रोजन जो भी फर्टिलाइजर काम में लेते हैं, नाइट्रोजन की सप्लाई करने वाले उनको हमेशा 1/3 पार्ट में ही यूज करेंगे। अब अपन ने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद अपन क्या करेंगे, इधर अपनी नर्सरी तैयार है, अब नर्सरी के प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर देंगे मैन क्रॉप के रूप में या मैन फार्म के अंदर, और उसके बाद इरिगेशन सप्लाई करते रहेंगे और न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट रहेंगे, वेराइटीज अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेराइटीज पढ़ेंगे, इंसेक्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट पढ़ेंगे, वीड यदि ग्रोथ कर रहे हैं तो वीड कंट्रोल कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।